लोकतंत्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। 1 साल से प्रवक्ताओं को भेजना मेरे कार्यक्रम में बंद कर दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुझसे क्यों डरते हैं। मेरे पास ना तो जीवन का सत्य है अंतिम, ना ही इस सरकार का अंतिम सत्य है। मैं तो यात्री हूं, मुझसे क्यों डरते हैं आप? आप दिवाली होली मनाते हैं, पूरे दिल्ली के पत्रकारों को बुलाते हैं, मैं ही छूट जाता हूं। इसका मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। आपकी 4 दीवारी के भीतर जितनी बड़ी होली और दिवाली नहीं मनती है, उससे लाखों गुना बड़ी होली और दिवाली आपकी 4 दीवारी के बाहर मनती है। तो आप आइसोलेट करने का गेम करते हैं, मत कीजिए। यही पार्टी, वो अपोजिशन वाले भी यही करते हैं, चुन के दूसरे किसी पार्टी में नहीं जाते। तो ये एक संवाद जो है, हमारा आपस का संवाद टूट गया है और ये मान्य हो गया है। 2 लोग बात नहीं करते हैं तो हम बाहर क्या आपसे क्या खाक संवाद बनाएंगे? आप बताइए जरा से, कैसे बनाएंगे? तो ये एक प्रवृत्ति है। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, आज की तारीख में उसके पास कोई काम नहीं है, वो जान गया है। क्योंकि ये जो पूरा मैनेजमेंट बना है सोशल मीडिया के जरिए और खूब सारा पैसा के जरिए, अगर काला धन खत्म हो गया है, आप लोग जाइए चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाएंगे। क्योंकि राजनीति से धन भी खत्म हो गया होगा। दिखता है आपको कहीं पे? नहीं दिखता है। तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं की भी हैसियत खत्म हो गई है। अब 15 लोगों की टीम जो पिछले चुनाव में हमारे साथ थी, अब नई टीम ले आऊंगा मैं, और बहुत सारे पैसों के साथ स्लॉट खरीद के मैं बिना कार्यकर्ताओं के जरिए आपके स्मार्टफोन के जरिए पहुंच सकता हूं। तो कार्यकर्ता खाली हैं, अभी उनका क्या करना है मालूम नहीं, लेकिन आने वाले समय में उनका वो इस्तेमाल भी समाप्त हो जाएगा। तो अभी उनका इस्तेमाल हो रहा है फेक न्यूज वेंडर के रूप में। उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है, जहां वो 24 घंटे फेक न्यूज बांट रहे हैं और वही समझ रहे हैं ये उनका राजनीतिक काम है। बड़ा अलग और बड़ा अच्छा काम है राजनीति, उसमें तमाम कमियां और बुराई होने के बावजूद वो सचमुच एक असाध्य और मुश्किल काम है, आसान नहीं है। इतनी तरह की परीक्षाओं से गुजरते हुए आप जाके नेता बनते हैं, और इतने तरीके के समझौते से करते हुए। तो वो उसको एक वेंडर के रूप में बनाया गया है जो बांट रहा है सारा चीज। बस मैं अब समाप्ति पर हूं। वो आपको पहुंचा रहे हैं, तरह तरह का स्लोगन रच रहे हैं ये लोग, पर इसका समाधान क्या है? आप देखेंगे कि इसी वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो फेक न्यूज से लड़ रही है, और दुनिया भर में अभी फेसबुक ने भी कहा है कि जहां से फेसबुक की चीजें फेक न्यूज की चलती हैं कि हम इसको काट छाट करेंगे। बीबीसी ने कहा कि हम स्लो न्यूज लेकर आएंगे, हम रुक जाएंगे, थोड़ा ठहर जाएंगे, चीजों को पता करेंगे, फिर हम खबर देंगे। क्योंकि जो सचेत लोग हैं वो समझ गए हैं कि ये भीड़ लगातार इसे अनियंत्रित होने का प्रशिक्षण देंगे तो एक दिन हम सब इसमें जलने वाले हैं, हम ही एक दूसरे को जलाएंगे। सबको जिसको डरना है वो डर गया है इस फेक न्यूज के बाजार से। और जब तो अमेरिका, वहां पर स्लो न्यूज का कॉन्सेप्ट आया है। बीबीसी ने एक सर्वे भी किया कि 83% जो दर्शक हैं भारतीय इस बात से चिंतित रहते हैं कि ये असली है कि नकली है। मतलब सारा खेल इसमें आ गया। तो वहां के पत्रकारों ने क्या हुआ कि किस तरह से मीडिया को जो लोग सवाल समानांतर चलते हैं तो डराते हैं। तो ट्रंप साहब आए, तो बोले कि हम व्हाइट हाउस में, पत्रकारों की जो एक परंपरा थी कि राष्ट्रपति वहां काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनकी तरफ से, या व्हाइट हाउस में 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो उन्होंने पत्रकारों से बात करना शुरू किया। उन्होंने पूरी मीडिया को फेक न्यूज भी घोषित कर दिया, जैसे यहां बाजारू मीडिया कहा गया। उसी मीडिया के सहारे चल रहे हैं, उसी को बाजारू कह रहे हैं। वो व्यक्ति बहुत मायावी और सत्य बोलने वाला भी लगता है। उसने इस्तेमाल भी किया और लोगों के सामने बोल दिया, फिर भी लोगों को दिखा नहीं कि ये बाजारू है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। दिख जाना चाहिए था लोगों को। तो ट्रंप ने बोल दिया सबको ये लोग फेक न्यूज हैं।
और ये लोग करते हैं, ये मत समझिएगा कि मीडिया इनके आने से पहले फेक न्यूज नहीं कर रहा था। मैंने मंकी मैन का आपको बता दिया और गणेश जी का आपको बता दिया इसी हिंदुस्तान में, और Y2K का बता दिया। आप कभी Y2K सर्च कीजिएगा, कितना यहां के अखबारों में छपा होगा। और जिन देशों ने उस खबर पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उनका पैसा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और वो खतरा टल गया। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में एक और चीज हो रहा है साथ में। देखिए, जब राजनीति में जब धन आ रहा था, लोग कहा, तो कुछ लोग थे उस वक्त कहते थे कि पॉलिटिक्स में पैसा का क्या रोल है इसमें नहीं है। तो फिर कुछ लोग कहे नहीं, चुनाव जीतना है, हमें सत्ता में आना है, नहीं तो बिना पैसे का कैसे होगा। धीरे धीरे आया तो वो धन बन गया काला धन। अब क्या हो रहा है, एक और खेल हो रहा है कि धर्म का बहुत इस्तेमाल हो रहा है धीरे धीरे। एक दिन आएगा जब इस राजनीति में धन का इस्तेमाल इतना हो जाएगा कि लोग उसे काला धर्म कहेंगे, और ये भी लड़ाई चलेगी कि राजनीति से काला धन और काला धर्म दोनों हटाओ। और वो दिन हमारे खोखला हो जाने का अंतिम दिन होगा, क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियों का और संतों का समाज में होना जरूरी है। भले मैं जाऊं या ना जाऊं, अलग बात है। जिंदगी से जुड़ी हमारी तमाम बेचैनियां, जिनका अंतिम समाधान भले ना वहां मिलता हो, आराम जरूर मिलता है, उनका होना बहुत जरूरी है। आज आप हर संत को मैं देख रहा हूं कि वो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के एजेंसियों में घुस गए हैं और हमेशा सरकार के प्रतीक बनते चले जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें संतों की जरूरत है। जो नास्तिक हैं, मैं कर्मकांडी आदमी नहीं हूं, बहुत पूजा पाठ वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं नास्तिक नहीं हूं। पढ़ता लिखता रहता हूं धार्मिक चीजों को भी। तो मुझे एक बात लगता है कि हम सब वो नहीं रहेंगे तो जिंदा लाश बन जाएंगे। अभी भी ये लोग हमारे भीतर सत्य के बहाने ही सही, नैतिकता का एक मापदंड जरूरी है, ये बताते रहते हैं। लेकिन जब वो सरकार के सारथी हो जाएंगे, कहां जाएंगे हम लोग? किसके पास जाएंगे हम अपने बेचैनियों के दिनों में? वो एक अलग डिपार्टमेंट है, मीडिया का अलग डिपार्टमेंट है, सेना का अलग डिपार्टमेंट है। जिंदगी में अलग अलग चीजों को देखने के लिए सबका एकीकरण हो रहा है। क्या उस एकीकरण से जन कल्याण भी हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये एकीकरण जो है लोकतंत्र के ही नहीं, जन कल्याण की तमाम भावनाओं के खिलाफ भी है। हमारी बौद्धिक विविधता, भारतीयता क्या है? पारस्परिक संवाद है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच में कितनी बहस हो गई। आज कहेगा कि शंकराचार्य हैं और आप बहस कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? शंकराचार्य हैं तो उन्हीं से तो करेंगे, और किससे करेंगे? फिर जो जानता है, जो ज्ञानी है, अगर हम उससे बहस नहीं करेंगे तो किसी मूर्ख से करेंगे। तो ये एक जो समाज में, और ये जो संतों की जो परंपरा बची हुई है। मैं यहाँ आने से पहले केदारनाथ जी में बापू का भाषण टीवी में देख रहा था, कथावाचन, तो सोच रहा था कि ये क्या कोई नई परंपरा है? नहीं। जब मैं छोटा था 6-7 साल का, अपने मोहल्ले में, तो वहाँ एक स्काउट गाइड का बड़ा सा कैंपस था। तो वहाँ कोई संत आते होंगे, ऐसे ही 6 महीने 2 महीने में बड़ा सा कार्यक्रम लगता था, इसी तरह से जैसे आज का लगता है। और लोग आते थे, कुछ पूजा की जगह बन जाती थी, वहाँ परिक्रमा करते थे। हम भी उसमें परिक्रमा लगा लेते थे, कुछ भाषण सुन के आ जाते थे, कुछ कथाएं सुनकर आ जाते थे। तो एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ हम धर्म वगैरह के बारे में बात करते हैं। जब तक दुनिया धर्म को खारिज नहीं करती कि ये ठीक है, हम इसे समाप्त मान लेते हैं, तब तक तो वो है। तब तक तो उसकी जो रचनाएं हैं, जो विद्वता है, उसको कहाँ फेंक देंगे आप? उस पर कौन विचार करेगा? क्या किसी ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? बात करने वाले जितने भी हैं, आप जानते हैं वैसी कोई यूनिवर्सिटी? संस्कृत के नाम पे लोग दंगा करा देंगे। एक भी आदर्श संस्कृत कॉलेज बता दीजिए आप, जहां हम चले जाएं इस हाथ के कि भाई जो संस्कृत की परंपरा है उसके हिसाब से हम बहस करेंगे, जो सवाल होगा वो हम सवाल करेंगे, जो भी मेरा सवाल होगा। तो धर्म क्या करता है आपको? जो सन्यासी लोग आपको क्यों इतना बताएंगे? वो ये कहते हैं, सिंपल बात ये है कि आप इस रास्ते पे चलोगे
तो आप सत्य के करीब पहुंचोगे। तो सत्य के करीब किस लिए पहुंचना है? कोई ऑफिस तो है नहीं सत्य, घर तो है नहीं कि शाम को पहुंच जाना है। उससे आपके भीतर साहस का संचार होगा, और आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ व्यक्ति ही व्यक्ति इंसान होता है, वही दूसरे को प्यार कर सकता है। इसी में संतों की एक भूमिका है, रही है। अच्छे बुरे संत चाहे जो भी हों, पर उनकी भूमिका है। बहुत सारे अच्छे संत हैं जिनकी भूमिका है। मैं तो आ रहा था तो मैं कह रहा था हमारे साथ जो थे कि इनकी वजह से हिंदुस्तान की तमाम बेचैनियां ज्वालामुखी की तरफ फटने से रह गईं। क्या भारत में योग को 21 जून ने बचाया था? नहीं बचाया था ना। वो कौन लोग थे कि बिना टीवी के बगैर भी अलग अलग आश्रमों में योग की परंपरा को बचाए रखे? 1960 के अमेरिकी टेलीविजन में एक फिल्म देख रहा था। वो फिल्म ही 1965-66 की है, और वहां के राष्ट्रपति की फिल्म है कि कैसे वो मीडिया को कंट्रोल करके वो सारा गेम करता है। तो वो राष्ट्रपति एक टीवी कार्यक्रम देख रहा है, और उस कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग अमेरिका उसका नाम है, यही नाम है मेरे ख्याल से। और उस टीवी कार्यक्रम में एंकर के साथ एक लड़की है जो योगा कर रही है। तो कैसे पहुंच गया योगा वहां 1960 में? तो एक डिफरेंट फेक रियलिटी आपको यकीन दिलाई जा रही है कि आज से ही मंगलवार से, पिछले मंगलवार से आप सेना का सम्मान करने लगे हैं। मत रहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए, आप धर्म के करीब जाइए, सत्य का अनुसंधान कीजिए, साहस लाइए, आत्मविश्वास लाइए। एक दूसरे से प्यार कैसे बढ़ेगा? इतने शक्की हम लोग हो जाएंगे एक दूसरे से करना, तो हासिल क्या हो गया? इतना शक्की, इतना नफरत, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा मुस्कुराइए भी। मैं आसपास के अपने पत्रकार मित्रों को देखता हूं, मुस्कुराते तक नहीं है। भाई समर्थक ही हुए हो, नेता थोड़ी हो गए हो। तुमको जनता ने वोट दिया है, क्यों मर रहे हो अपने आप को? हंस के भी, हाय हेलो करके भी समर्थक हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता है? तो जो जिसके पास सत्ता नहीं है उसकी तलखी तो मैं समझ सकता हूं, जिसकी है वो क्यों तल्ख बैठा हुआ है? वो क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है? क्योंकि मीडिया हमेशा आपको आज का वो नफरत के वातावरण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो तलखी है, ये जो चिढ़ है किसी ना किसी को लेकर, वो बनी रहे। क्योंकि ये जो एक बार बन गई ना या मजबूती से, तो उसका हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका हम सिख भाइयों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रवीश कुमार के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बापू के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी हिंदू के खिलाफ भी। गंगेश और गुंजन के पिताजी कहते रहे कि मत मारो यार, ये मेरा बेटा है, पोता है। मार दिया पत्थर से उस भीड़ ने, बताइए। उठा के अंतिम पत्थर मार के सर पे मार दिया। उसकी दादी ने कहा कि मेरे पोते को इतना मार दिया, मुझे तो छोड़ दो। अब तो जागिए। इस हिंसा से हमको क्या हासिल है? क्यों सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की भाषा में इतनी तलखी है? इतना झूठ, इतना सारा चीज क्यों है भाई? थोड़ा हंसा भी कीजिए, दिवाली होली में बुलाया भी कीजिए। ये और बात है, मैं गया नहीं उनसे कहने के लिए कि आप क्यों नहीं मुझे बुलाते हैं। मैं उनसे ये भी नहीं कहने गया कि आप मेरे कार्यक्रम में अब क्यों नहीं आते हैं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। मैं भी एक लीला देख रहा हूं कि जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूं कि दरअसल आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है। उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं? तो इस डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे, आपको या उनको? मोहब्बत से। वृंदावन से मुझे किसी ने कहा कि रवि जी समस्या ये है। मैंने कहा आप इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने क्या कर लिया है?
मैं 10 बजे के बाद तो घर चला जाता हूं, कहीं दिल्ली में घूमता भी नहीं। समस्या यह है कि आप सनातनी नहीं हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूं, मैं तनातनी नहीं हूं। ये तनातनी मत कीजिए मुझसे। और मुझे ही नहीं, आप अपने समर्थक एंकरों को, अगर आपने उन्हें समर्थक ही कह लिया तो कहिए कि यार थोड़ा मोहब्बत बांटा करो, मेरी सरकार है, कुछ अच्छी चीजें भी बटे। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब उसी की तलाश तो कर रहे हैं। इससे समाज में एक हताशा पैदा होगी और एक चुनौतीपूर्ण और बहुत ही रोचक दौर है हिंदुस्तान का। इसमें बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हताश होते हैं। ये वही लोग हैं जो कमज़ोर हो गए हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक और ये मीडिया जो टेलीविज़न है और अखबार भी, इन लोगों की वजह से है। पर लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। जैसे मैं altnews.in की बात कर रहा था, वो अहमदाबाद से ही हैं। अब देखिए उन्होंने कितने तरह के फेक न्यूज़ का उद्घाटन किया। और एक मीडिया विजिल वेबसाइट है, एक bloomlive.in है। इस तरह के वेबसाइट लोग आ गए हैं जो इसका उद्घाटन करते रहते हैं कि एक फेक न्यूज़ है, लेकिन उनका प्रसार बहुत कम है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुनिया के साथ भारत में भी ऐसा प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अच्छी हैं। आपने गुजरात दंगों के दौरान का वो जो मोरवी के पोस्ट कार्ड का जिक्र किया, तो अभी इलाहाबाद में सरकार बन गई जोगी जी की, तो कोई मस्जिद या दरगाह है वहाँ इलाहाबाद में, तो उसकी ज़मीन से कोई रास्ता जाने वाला था। तो पहले का विवाद था और विवाद सलझ गया कि जिसने मस्जिद बनाई थी उसने झूठ बोला था। तो कोर्ट का फैसला हो गया, तो उन्होंने साफ कर दिया, रास्ता बन गया। लेकिन वो मार्केट कॉम्प्लेक्स से वो रास्ता नहीं टकराता था। तो मीडिया ने लिख दिया कि इलाके में तनाव फैल गया है और ये हो गया है, वो हो गया है। तो व्यापारियों ने कहा कि भाई वो जो रास्ता बना है उसका तो मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, ना दरगाह से, और हमें उसमें तनाव कब हो गया। तो बात ही थी कि एक दिन क्लियर हो जाएगा, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है। इत्तेफाक था कि सरकार बन गई है तो उस दिन, उसके बाद हो गया कब होना। अगर चुनाव नहीं होता तो उसी दौरान हो जाता। तो उन लोगों ने क्या किया कि सारे अखबार को बंद कर दिया 3-4 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए बंद किया। अभी बागपत में सहारनपुर को लेकर तरह तरह की चीजें हुई तो उन्होंने अखबार बंद किया है। अब हम इस दौर में पहुंच रहे हैं कि जहां हमको टीवी बंद करना पड़ रहा है, अखबार बंद करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि आप बंद हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो आज़ाद होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब सवाल करें तो हमें आइसोलेट ना करें, हमें एंटी नेशनल ना कहें। ये बड़ा खूबसूरत देश है। कोई पूर्व जन्म का ही कुछ कर्म होता है कि यहाँ आदमी पैदा लेता है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन इसी से हम मोहब्बत करते हैं, हम ये भी जानते हैं। तो जो लोग एंटी नेशनल कहते हैं उन पे मुझे बड़ा दुख होता है, तरस भी आता है कि कैसे आप अपने नागरिक को बिना किसी प्रमाण के एंटी नेशनल कह सकते हैं। और किसी को एंटी नेशनल कहना ये एक राजनीतिक चरित्र बन गया है। तो मीडिया की ये जो डिज़ाइन है आप समझिए। जब मैं 2010 में ये डिबेट कार्यक्रम करने गया था, कुछ ही दिनों बाद एक लेख लिखा गोरखपुर के प्रेस क्लब के लिए, जनमत की मौत। क्योंकि इस कार्यक्रम को करते हुए मैं समझ गया था कि इसका मकसद जनमत का निर्माण नहीं है, जनमत की हत्या है। जब सूचना नहीं है, सवाल कोई पूछिए, जवाब देने वाला नेहरू पे चला जाता है। पूछ रहा हूं आज का, वो नेहरू पे चला जाता है, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो सब एक सीमित जानकारी को लेकर उसी में तरह से खिचड़ी पका रहे हैं। तो एक तरह से आपको भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ही खतरनाक है। 2-4 अपवाद कभी अच्छा वगैरह हो जाता है, लेकिन वो एजेंडा है। अपोजिशन क्या होता है? वो सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होता है, जनता होती है अपोजिशन सरकार के सामने। वो अपोजिशन को डराने के नाम पे जनता को डरा रहे होते हैं आजकल के एंकर कि दरअसल तुम क्वेश्चन मत करना इस सरकार का। नहीं तो अगर राजनीतिक पार्टी का वो हाल कर सकते हैं तो शर्मा जी, मिश्रा जी आपको भी सड़क पे घेर के मारेंगे। और आप पत्रकार देखिए किस तरह से नेताओं को पीछे पड़ के घेर रहे हैं, जैसे लगता है कि अब अगली कड़ी में वो गोली भी मारेंगे कि तुम क्रिमिनल हो, तुमको गोली मार देंगे। एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो आईपीएस होते हुए कभी सत्य के साथ खड़े नहीं हुए होंगे, टीवी पे बोलते हैं कि आईपीएस ऑफिसर ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर ऑफ बिहार मस्ट यूनाइटेड एंड स्टैंड अप। बताइए,
तो इस तरह की भाषा का निर्माण लोकतंत्र के निर्माण का नहीं होता है। इतनी आपाधापी, इतना उन्माद किस लिए है? पर यह डिजाइन के तहत हो रहा है। डिजाइन के तहत तय किए जाते हैं कि किसमें मारपीट होगी, किसमें उन्माद होगा और किस तरह से होगा। जब ये समझा तो समझते समझते कोशिश करने लगा कि कहाँ से सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं या उसमें विविधता पैदा करूं कि कम से कम मेरे हाथ से ये अपराध हो। तो खैर अब उन्होंने ना आकर मुझे मुक्ति दे दी है, क्योंकि मुझे उनके चलते अब किसी नेता को नहीं बुलाना पड़ता है। तो थोड़ा संघर्ष बढ़ गया है, लेकिन वो अपना काम करते रहते, पर वो काफ़ी नहीं है। इतना एक मिसाइल की तरह जहां भी चुनाव होता है वो सरकार की तरफ से टेलीविजन मुड़ जाता है। सारे सवाल इस तरह से। तो अगर लोकतंत्र में अगर विपक्ष की संभावना नहीं रहेगी, फिर वो लोकतंत्र तो नहीं है, वो भारतीय परंपरा भी नहीं है। हर विद्वान भारतीय परंपरा में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके सामने कोई सवाल करने वाला है, किसी ने उससे बहस की है, किसी ने उससे पूछा है। यही हिंदुस्तानियत है। दुख इसी बात का है कि ये जो मीडिया जो मर गया है, इसकी आत्मा को खत्म कर रहा है। और हमारे इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि जानते हैं क्या है? सड़क और रोड बिल्डिंग नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है। इतने साल इतने झंझावातों से गुजरते हुए हमने अपनी आत्मा को बचाए रखा है, अपनी हिंदुस्तानियत को बचाए रखा है। बहुत तूफान देखे हैं, बहुत मारपीट देखी है हमने, उसके बहुत तरह के पक्ष हैं, उनका कभी कोई इंसाफ नहीं हुआ। आज कोई भी सरकार बहस बहुत कर सकती है, एक संस्था आपके सामने खड़े करके नहीं दिखा सकती है कि यहां से मैं हट भी जाऊंगा तो भी ये आपके साथ न्याय करेगी ये संस्था। आप बिना पैरवी किए हुए यहाँ आ सकते हैं, अपने तथ्यों और सत्यों के आधार पर इंसाफ पाकर जा सकते हैं, चाहे वो आपकी अदालत हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, चाहे वो आपकी संसद हो। ये बात मैं बिना डरे कह सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप एंटी मोदी कहें, एंटी नेशनल कहें। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मोदी जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, पर उससे ज़्यादा हिंदुस्तान का करता हूँ। थैंक यू।